नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। आप जानते होंगे कि जो हमारा संविधान है यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। और यहीं पर हम भाग 1 की बात करते हैं। तो जो पहला भाग है, पहले भाग में 4 अनुच्छेद हैं। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं पहले भाग में। और अगर पहले भाग की बात किया जाए तो यह संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता होता है। पहले भाग में कितने अनुच्छेद? 4 अनुच्छेद। तो जो पहला अनुच्छेद है यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है यह राज्यों का संघ है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस किताब का इंट्रोडक्शन, परिचय होता है। ठीक उसी प्रकार जो भारत का संविधान है उसमें भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही होगी उसकी। भारत राज्यों का संघ है कहने का अर्थ यह है कि भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है यह यूनियन की तरह, संघ की तरह काम करता है। यहाँ किसी भी राज्य को भारत देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ केंद्र को मजबूत बनाया गया है। अगर संसद चाहे तो किसी राज्य के नाम, क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो हमने देखा कि जो पहला अनुच्छेद है यह बताता है कि भारत जो है यह राज्यों का संघ है। अब हम दूसरे अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। दूसरे अनुच्छेद में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में मतलब जो नए राज्य हैं जो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे कि सिक्किम को हमने भारत में शामिल किया था। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। पहले अनुच्छेद में है कि भारत राज्यों का संघ है। तीसरे अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद संशोधन के द्वारा, विधि द्वारा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया। बिहार से अलग कर झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया। ठीक उसी प्रकार तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया स्टेट का दर्जा दिया गया। ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहले भाग में अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, सिक्किम उदाहरण याद रख लीजिएगा। और अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं भाग दूसरा। भाग दूसरे में 5 से 11 तक के अनुच्छेद हैं। 5 से 11 जिसमें नागरिकता का वर्णन है। भाग दूसरे में नागरिकता का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि नागरिकता का वर्णन किसमें है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि 5 to 11 या 12 to 35 या 36 to 51, 72 to इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसे 52 to 151 इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो इसे याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। इसका ट्रिक है नाग पंचमी। नाग पंचमी, ये दोनों को तोड़ दीजिए। नाग से हो जाएगा नागरिकता, पंचमी यानी कि 5। इस तरीके से इसको याद रख लीजिए कि जो नागरिकता है यह 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में है। 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है। और कौन से भाग में है? भाग 2 में। इसके बाद हम देखते हैं भाग तीसरा। भाग तीसरे में 12 से लेकर 35 तक के 35 तक के अनुच्छेद आते हैं जिसमें कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का वर्णन है। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अभी हमें बस इतना ही जानना है कि भाग तीसरे में मौलिक अधिकार का वर्णन है।
मौलिक अधिकार होता क्या है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे और इसमें 7वां जो मौलिक अधिकार था यह था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसे 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार हम अभी यहाँ पर देखें कि भाग तीसरे में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो कि 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद में इस प्रावधान को रखा गया है। अब हम भाग 4 की बात करते हैं, भाग 4 की बात करते हैं। तो भाग 4 में जो है 36 से लेकर 35 तक यहाँ एंड हो रहा है। इसके बाद 36 to 51 यानी कि 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद आते हैं, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कौन से भाग में है, तो भाग 4। और कितने अनुच्छेद हैं, इसके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 36 से लेकर के पूरे 51 तक के जो अनुच्छेद हैं यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो इसके बाद हम देखते हैं 4A। 4A जो है, 4A में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। 4A जो भाग है यह, इसका जो अनुच्छेद होगा यह 51A हो जाएगा। इसका अनुच्छेद 51A। ओरिजिनली अगर बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बनते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है इसे शामिल किया गया। तो हम यहाँ पर भाग 1 की बात किए कि यह जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता होता है, अनुच्छेद 1, 2, 3। भाग 2 में देखें ट्रिक, नाग पंचमी यानी कि नागरिकता 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 में 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में हम बात की अभी, जो 51A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। चलिए आप लोग बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य को कौन से देश के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। मौलिक अधिकार को USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो 4A के बाद अब हम आगे देखते हैं भाग 5 और भाग 6। इसको हम साथ ही साथ कवर करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से यह याद हो जाएगा। मैं टिक से आपको बताऊंगा। तो भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद आते हैं। भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद आते हैं। एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं कि भाग 5 में कौन कहां से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं, क्योंकि मेन क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं। तो भाग 5 में बेसिकली राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और भाग 6 में राज्यपाल के बारे में, क्योंकि दोनों एक ही जैसे है। केंद्र में जो भूमिका राष्ट्रपति की होती है वही भूमिका अगर किसी भी राज्य की बात की जाए, किसी भी राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। इसलिए मैं इसको साथ साथ कवर कर रहा हूं। तो प्रेसिडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ जाएगा आपका अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति के पद का किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 52 52। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 53। क्योंकि राष्ट्रपति का पद है तो उसके पास शक्तियां भी होंगी और कार्य भी होंगे। तो अनुच्छेद 53 में शक्तियां और कार्य का वर्णन है। शक्तियां और कार्य का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में जो है 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। क्या हम लोग कभी राष्ट्रपति को सीधे तौर पर वोट देते हैं? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हमारे द्वारा
चुने गए जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, राज्य के एमएलए, इन सभी के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ ट्रिक है, एक जोड़ना है, जो 52 है 52 में एक जोड़िए, आप एक जोड़ रहे हैं आप, और एक जो जोड़ रहे हैं उसको आप आगे रख दीजिए। एक जोड़े 52 प्लस 1 53 हो गया, और एक आगे रख दीजिए। तो अनुच्छेद 153 की बात की जाए तो राज्यपाल के पद के बारे में कहा गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 52 में, उसी प्रकार राज्यपाल के पद के बारे में जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 153 में है। राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य का जो प्रावधान है 53 में, उसी प्रकार जो है राज्यपाल के शक्ति और कार्य का जो वर्णन है यह अनुच्छेद 154 में है। और जिस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 54 में है, उसी प्रकार 155 में जो निर्वाचन प्रक्रिया है राज्यपाल की, वह 155 अनुच्छेद में बताया गया है। हालांकि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। जिस प्रकार देश में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति किसके सलाह से काम करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह से, क्योंकि जो वास्तविक शक्ति होती है यह प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है, और राज्यों में जो वास्तविक शक्ति होती है यह सीएम मुख्यमंत्री के हाथों में निहित होती है। हम जानते हैं कि जो देश के प्रमुख, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं यह राष्ट्रपति होते हैं। तो हम यहाँ पर अभी देखें कि अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद के बारे में बताता होता है। 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वह महाभियोग कहलाती है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग कही जाती है, और जो इसका वर्णन है यह अनुच्छेद 61 में है, यानी कि 61 में है। चूंकि लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक देश में संविधान सर्वोच्च होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को भी हटाने की प्रक्रिया को संविधान में लिखा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत ढंग से संविधान को जो है असेंबल किया गया है। और यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह 14 दिन पूर्व ही सूचना देनी होती है। किसको? तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। और यह महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 72। आपने देखा था कि राष्ट्रपति का पद है तो शक्तियां भी होंगी। राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। तो 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी जाती है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी के भी सजा को माफ कर सकते हैं, किसी के भी सजा को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 123, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति को बताता होता है। 123, जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही हो और देश में किसी जरूरी कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं, पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही वो कानून बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कानून कैसे बनते हैं। इसे 3 स्टेप में हम देखते हैं कि कोई भी कानून जो है अगर राज्यसभा से शुरुआत हो रही है तो वह लोकसभा में पास होगी, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, यानी कि राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वह कानून बन जाता है, वह कानून का रूप लेती है। अगर कोई बिल लोकसभा से चल रही है फिर वह राज्यसभा में पास होगी, और यहां से पास होने के बाद, इन दोनों जगहों से पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है इनके पास जाएगा, और इनके साइन के बाद ही वह कानून का रूप ले लेती है। तो जो यहाँ कानून बनने के स्टेप हैं ये 3 स्टेप हैं, 1, 2,
3। इस तरीके से इसे याद रख लीजिए कि 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति को बताता होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही हो, देश में किसी कानून की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके कानून बना सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या है? तो राष्ट्रपति को अगर कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। किससे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राष्ट्रपति जो है देश के मुखिया होते हैं, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो आपको याद रखने हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। मन होगा तो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकते हैं, मन नहीं होगा तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप यह भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चंस पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? अगर राष्ट्रपति सलाह मांगे तो होगा आंसर नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मुख्य रूप से अनुच्छेद हैं 52, 53, 54, यह राष्ट्रपति के बारे में बताता होता है। 61, 72, 123, 143, ये भी जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति के बारे में बताता होता है। अब हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है इसको डिस्कस करते हैं। तो जो अनुच्छेद 63 है यह उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट पद का वर्णन है यह अनुच्छेद 63 में है। और अनुच्छेद 64 में है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। तो हमने राष्ट्रपति देख लिए, राज्यपाल देख लिए। अब हम देखेंगे पीएम, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री, यहाँ पर हम 3 अनुच्छेद को देखते हैं प्रधानमंत्री में। अनुच्छेद 74, 75, 76। अनुच्छेद 74, 75 और 76। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो है, सलाह सहायता देने के लिए जो है कहीं न कहीं एक मंत्री परिषद होगी, जिसके जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे? पीएम होते हैं। कौन? पीएम होते हैं। तो प्रेसिडेंट की सहायता के लिए इसे बनाया जाता है, किसे? मंत्रिमंडल को। और इसके जो हेड होते हैं वह पीएम होते हैं। और अनुच्छेद 75 में जो है यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएंगी। चूंकि हमारे भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इस व्यवस्था में शासन का संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है यह प्रधानमंत्री में होती है। किसमें? प्रधानमंत्री में होती है। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएंगी। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इवन प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलाते होते हैं वह कौन? राष्ट्रपति दिलाते होते हैं। कौन? राष्ट्रपति दिलाते होते हैं। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 74 जो है यह मंत्रिमंडल के बारे में बताता होता है, जबकि 75 अनुच्छेद 75 यह प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 76 जो है यह महान्यायवादी के बारे में बताता होता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, यह एक विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी जो होते हैं यह एक विधि अधिकारी होते हैं। अब हम देखते हैं जो महान्यायवादी होते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मतलब कि सीधे शब्दों में मैं बताऊं तो महान्यायवादी एक कानूनी विशेषज्ञ होते हैं जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। और राष्ट्रपति जो सलाह लेते हैं यह सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति जो सलाह लेते हैं यह किससे? सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 143 के तहत जो कि हम लोग अभी देखे हुए थे, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह कानूनी सलाह देते हैं
प्रधानमंत्री को। किसे? प्रधानमंत्री को। जिस प्रकार केंद्र में मंत्रिमंडल होते हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, उसी प्रकार जो है यहाँ पर राज्य में जो है 163 अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ पर मंत्रिमंडल यहाँ भी होंगे, यहाँ भी कैबिनेट होंगे। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति होती है जो संघ में प्रधानमंत्री की। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, वहीं मुख्यमंत्री जो है सरकार के मुखिया के रूप में काम करते हैं। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेंटर में जो है राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा। अगर अनुच्छेद 164 की बात किया जाए तो यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाएगी या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और 165 जो है यह महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताता होता है। जिस प्रकार यहाँ महान्यायवादी होते हैं किसको सलाह देने के लिए? पीएम को सलाह देने के लिए। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 165 के तहत जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होते हैं। यहाँ पर जो ट्रिक है यह यहाँ पर 11 आप घटा दीजिए। जैसे अनुच्छेद 74 आप याद रख लीजिए कि यह मंत्रिमंडल से संबंधित है, यहाँ पर 11 घटा दीजिए और ऐसे में आपका आ जाएगा 63 और इसमें से एक आप आगे में रख दीजिए तो 163 जो अनुच्छेद होगा यह राज्य के मंत्रिमंडल से संबंधित होगा। अनुच्छेद 164 यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यहाँ पर महान्यायवादी और यहाँ पर जो है महाधिवक्ता का पद। किसका पद? तो महाधिवक्ता का पद। अब हम इसके आगे बात करते हैं संसद के बारे में। जो अनुच्छेद 79 है यह कहता है कि भारत का एक संसद होगा जो तीनों से मिलकर बनती है। किससे? राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगर इसमें से एक को भी हटा दिया जाए तो उसे संसद नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून तभी कानूनी रूप लेता है जब कोई विधेयक तीनों जगहों से, तीनों हाउस से, यानी कि 2 हाउस और एक राष्ट्रपति, तीनों के पास से यह साइन हो जाते हैं। इसके बाद ही कोई भी विधेयक कानूनी रूप लेती है। विधेयक तो होता है कि कोई बिल जैसे प्रपोज किया जा रहा है फिर वो विधेयक कहलाता है। जब वह कानूनी रूप में बन जाता है तब फिर उसे अधिनियम कहा जाता है। जब वह कानूनी रूप ले लेती है, दोनों सदन और राष्ट्रपति से पास हो जाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। आई होप आप अंतर समझ गए होंगे विधेयक और अधिनियम में। तो अनुच्छेद संसद जो है अनुच्छेद 79 यह कहता है कि हमारा एक संसद होगा जिसके कि 2 चैम्बर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कही जाती है, लोकसभा को निम्न सदन कही जाती है। राज्यसभा जो सदन है, सदन का कार्यकाल 6 साल होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है जो कि 6 इयर्स होता है, जबकि जो लोकसभा होता है, लोकसभा के सदन का कार्यकाल होता है जो कि 5 इयर्स होता है, 5 इयर्स होता है। और अगर बात किया जाए तो राज्यसभा कभी ना भंग होने वाली सदन है और लोकसभा जबकि भंग हो सकती है, लोकसभा जबकि भंग हो सकती है। और अगर बात किया जाए यहाँ पर राज्य के विधानमंडल के बारे में तो जो राज्य का विधानमंडल होता है इसके 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की चर्चा की गई है और 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है। जैसे कि केंद्र में राज्यसभा जो होता है यह अस्थायी सदन होता है, ठीक उसी प्रकार जो विधान परिषद होता है राज्य में अस्थायी सदन होता है, यह कभी भंग नहीं होती है और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 इयर्स होता है, 6 साल होता है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा निम्न सदन होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानसभा निम्न सदन होती है। यह भंग हो सकती है या यहाँ राज्य में विधानसभा भी भंग की जा सकती है। और अगर बात किया जाए तो लोकसभा जो सदन होता है पूरे सदन का कार्यकाल 5 इयर्स होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी विधानसभा सदन का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल होता है।
और मेनली यहाँ पर अभी हम देखें कि जो 79 अनुच्छेद है यह संसद के बारे में बात करता है। राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है यह 80, लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो राज्यों की बात की जाए तो 168 जो अनुच्छेद है यह विधानमंडल के बारे में बताता होता है, और 169 अनुच्छेद यह विधान परिषद के बारे में, और 170 अनुच्छेद यह विधानसभा के बारे में बताता होता है। तो दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसके लिए जो और अनुच्छेद बचे हैं ये अनुच्छेद 100, 108, 110, 12, 16 ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बचे हुए हैं इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो आपका जल्द ही आ जाएगा। अगर देखा जाए तो कल को मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बस इतना ही सहयोग हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू वंस अगेन।